और ये जो चैप्टर नंबर यहाँ पर मैंने 5 बोला ना, ये डिफरेंट बुक्स के अंदर चैप्टर नंबर डिफरेंट होंगे, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना। किसी पे ये मेमोरी का चैप्टर तीसरा होगा, किसी पे पांचवा, किसी पे सातवां। तो ये आपने बेसिकली टॉपिक को फोकस करना है, चैप्टर नंबर को फोकस नहीं करना। चलें जी, पहले हमने इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने सेंसरी मेमोरी को देखा था। आज हम शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी को देखेंगे। शॉर्ट टर्म मेमोरी, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट गेट्स इनटू सेंसरी मेमोरी इज फॉरगॉटन। जब सेंसरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन आती है तो मोस्ट ऑफ द जो मेमोरी होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो भूल जाते हैं, खत्म हो जाती है। मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन होती है ना सेंसरी मेमोरी में, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड से ड्यूरेशन के लिए इंफॉर्मेशन होती है वहां पर स्टे करती। बट इंफॉर्मेशन दैट विल टर्न आवर अटेंशन टू, यानी कि जिस इंफॉर्मेशन पर हमारी अटेंशन जाती है, जो जिसको हम अटेंशन देते हैं विद द गोल ऑफ रिमेम्बरिंग इट, उसको याद रखने के गोल के साथ, हमारा मकसद उसको याद रखना हो, मे पास इनटू शॉर्ट टर्म मेमोरी, वो फिर हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। ये दो लाइनों में आपको प्रोसेस पता चल गया कि सेंसरी मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाती है वहां से। लेकिन वो इंफॉर्मेशन जिस पर हम अपना फोकस देते हैं, जिसको हम अपनी अटेंशन देते हैं इस नीयत के साथ या इस गोल के साथ कि वी हैव टू रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन या दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, वो क्या करती है, पास इनटू द शॉर्ट टर्म मेमोरी, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जब इंफॉर्मेशन जाती है तो वहां पर फिर एक अलग से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है? इन द शॉर्ट टर्म मेमोरी, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी टेम्परेरली केप्ट फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड्स। अब यहां पर जो इंफॉर्मेशन आती है ना, मोर देन अ फ्यू मिनट्स के लिए वहां पर स्टे करती है। ठीक है, सेंसरी मेमोरी के अंदर तो आप कह सकते हैं कि 1 सेकंड या उससे भी कम आपका स्टे करती है इंफॉर्मेशन, बट यूजली फॉर लेस देन 1 मिनट। शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर 1 मिनट से कम तक इंफॉर्मेशन रहती है। मतलब सम टाइम कुछ लोग, कुछ बुक्स के अंदर इसको बोला गया कि 20 सेकंड के लिए, कुछ के लिए 30, कुछ बुक्स में 30 सेकंड के लिए। ठीक है, तो ये भी वेरी करेगा। बस यहाँ पर एक मेजर कॉन्सेप्ट आपने याद रखना कि 1 मिनट से कम शॉर्ट टर्म मेमोरी रहती है। ठीक है, नहीं तो कुछ में 15 सेकंड भी बताया हो, कुछ में 20 भी, कुछ में हो सकता है 30 भी बताया हो। 30 सेकंड शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए, लेकिन ये 1 मिनट से कम होती है, यानी कि जहां पर जो स्टे करती है मेमोरी। अच्छा, इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी इज नॉट स्टोर्ड परमानेंटली। ये यहाँ पर परमानेंटली इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं हुई, ये भी आरजी रिहायश गाह है मेमोरी की, समझ लो कि आरजी स्टे होगा यहाँ पर इंफॉर्मेशन का। बट रादर बिकम्स अवेलेबल फॉर अस टू प्रोसेस, एंड द प्रोसेस दैट वी यूज टू मेक सेंस ऑफ, मॉडिफाई, इंटरप्रेट एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी आर नोन एज वर्किंग मेमोरी। वो कहते हैं कि यहाँ पर रहती तो शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन ये अवेलेबल होती है कि हम इस पर फर्दर काम कर सकें, इसको प्रोसेस कर सकें, इसको इंटरप्रेट कर सकें, इसको मॉडिफाई कर सकें। और ये जो प्रोसेस होगा इसको बोलते हैं वर्किंग मेमोरी। यानी कि जब ये हम प्रोसेस कर रहे होते हैं ना इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी जो प्रोसेस, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो स्टेज होती है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको हम फर्दर प्रोसेस करते हैं। ठीक है, वो जो प्रोसेस होता है बेसिकली वो वर्किंग मेमोरी कहलाता है। वर्किंग मेमोरी क्या होती है? वर्किंग मेमोरी इज नॉट अ स्टोर ऑफ मेमोरी लाइक शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये स्टोर नहीं होता, ये स्टोरेज नहीं है वर्किंग मेमोरी, ये बेसिकली एक प्रोसेस है। बट रादर अ सेट ऑफ मेमोरी प्रोसीजर्स और ऑपरेशंस, जिसमें क्या हो रहा है, डिफरेंट प्रोसीजर अप्लाई हो रहे हैं या डिफरेंट ऑपरेशंस यूज हो रहे होते हैं। इमेजिन दैट यू आर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ वर्किंग मेमोरी टास्क सच एज दिस वन रिसर्च बाय। अब अगर फर्ज कर आपसे कहा जाए कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें, जैसे ये इस रिसर्च में हुआ था, ईच ऑफ द, यानी कि ये जो नीचे रिसर्च दी गई है ना इसके अंदर, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अपीयर्स इंडिविजुअली ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। यानी कि ये आपके पास एक आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं और इनकी एक तहरीर लिखी गई है, जैसे कि इज 10 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 15। यानी कि 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें और -5 करें तो क्या 15 आंसर बनता है? आंसर होगा यस और नो। हम यस और नो में मतलब के आंसर करेंगे, और उसके साथ साथ आंसर करने के बाद देन रिमेंबर एस, हमने एस भी याद रखना है पहले क्वेश्चन का। इसी तरह से दूसरे का आंसर करने के बाद हमने आर याद रखना है, तीसरे का पी, चौथे का टी, इसी तरह से और क्यू। ठीक है। अच्छा, टू सक्सेसफुली अकम्प्लिश द टास्क यू हैव टू आंसर ईच ऑफ द, मतलब वो वाले ने बता दिया कि आपने सारे लेटर्स याद रखने हैं आंसर करने के बाद। अच्छा, टू अकम्प्लिश दिस डिफिकल्ट टास्क यू नीड टू यूज अ वेराइटी ऑफ स्किल्स। अब ये जो चीज होती है ना कि आपने वेराइटी, मतलब कि ये एक तो आंसर करना है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना होता है कि एक स्पेलिंग को याद रखना है, यानी कि लेटर को याद रखना है, SRPTU। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, आफ्टर द 6th क्वेश्चन यू मस्ट लिस्ट द लेटर्स दैट अपीयर्ड इन द ईच ऑफ ट्रायल्स इन करेक्ट ऑर्डर।
आपने जो मतलब जब ये आप तमाम क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लोगे ना, आंसर कर दोगे, उसके बाद ये जो आपने लास्ट में लेटर याद किया है ना, इसको आपने लिखना है तरतीब से, सीक्वेंस के साथ, कि पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। अच्छा, अब ये बेसिकली क्या एक्सपेरिमेंट है, इसमें इससे सीखेंगे क्या हम। अब वो कहते हैं ये जो आपने लेटर्स याद रखने हैं ना, इसकी सीक्वेंस याद रखनी है, ये करने के लिए आपको कुछ प्रोसेसेस करने होते हैं। कैसे? टू अकम्प्लिश दिस डिफिकल्ट टास्क यू नीड टू यूज अ वेराइटी ऑफ स्किल्स, डिफरेंट स्किल्स यूज करते हैं आप। यू क्लियरली नीड टू यूज शॉर्ट टर्म मेमोरी, आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी भी यूज करनी है, एज यू मस्ट कीप द लेटर्स इन द स्टोरेज अंटिल यू आस्क टू लिस्ट देम। आपने उस वक्त तक इसको अपनी मेमोरी के अंदर रखना जब तक कि आपको ये बोलने के लिए ना कहा जाए या लिखने के लिए ना कहा। बट यू ऑल्सो नीड अ वे टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर अवेलेबल अटेंशन एंड प्रोसेसिंग। अब वो कहते हैं कि इसके लिए आपको क्या है, आपकी अटेंशन और प्रोसेसिंग यूज करनी होती है अच्छे तरीके से। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, you might decide to use a strategy of repeat the letters twice, then quickly solve the next problem। अब वो कहते हैं कि आप इसके लिए मतलब कि क्या कर सकते हैं, टेक्निक यूज कर सकते हैं कि जब आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो ना, तो वो जो लास्ट वाला लेटर उसको 2 दफा रिपीट कर लो, ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाओ। ठीक है, अच्छा, अब ये एक तरीका आपको बता रहे हैं। कीपिंग दिस स्ट्रेटजी और अदर्स लाइक इट गोइंग इज द रोल ऑफ वर्किंग मेमोरीज सेंट्रल एग्जेक्टिव। वर्किंग मेमोरी के अंदर एक सेंट्रल एग्जेक्टिव एक टर्म है, वो क्या होती है, विच इज द पार्ट ऑफ वर्किंग मेमोरी दैट डायरेक्ट्स द अटेंशन एंड प्रोसेसिंग। सेंट्रल एग्जेक्टिव वर्किंग मेमोरी के अंदर वो आप कह सकते हैं एबिलिटी होती है, जो क्या करती है, हमारी मेमोरी की वो एबिलिटी जो हमें अटेंशन और प्रोसेसिंग में क्या कर रही होती है, डायरेक्ट कर रही होती है, कि हमने कहाँ कब अटेंशन देनी है, कहाँ अटेंशन देनी है और कैसे प्रोसेसिंग करनी है। ये सेंट्रल एग्जेक्टिव का रोल होता है वर्किंग मेमोरी के अंदर। The central executive will make use of whatever strategies seem to be best for the given task। मतलब ये इसने कोशिश करनी होती है कि अपना बेस्ट देते हुए उस टास्क को याद रखा जाए। फॉर इंस्टेंस, द सेंट्रल एग्जेक्टिव विल डायरेक्ट द प्रोसेस नोन एज रिहर्सल, जैसे रिहर्सल की बात हुई है। एट द सेम टाइम इट विल डायरेक्ट द विजुअल कॉर्टेक्स टू फॉर्म एन इमेज ऑफ द लिस्ट ऑफ लेटर्स इन द मेमोरी। अब वो कहते हैं कि उसी वक्त जो सेंट्रल एग्जेक्टिव है ना, वो क्या करेगा, वो विजुअल कॉर्टेक्स को भी डायरेक्ट करेगा, उसको इन्फ्लुएंस करेगा कि वो एक इमेज भी डेवलप कर ले, वो एक इमेज भी बना ले उस लेटर की या उन लेटर्स की जो हमने याद रखने हैं। यू कैन सी दैट although short term memory is involved, the processes that we use to operate on the material in memory are also critical। शॉर्ट टर्म मेमोरी तो वो कहते हैं इन्वॉल्व है ही है, इसके अलावा जो हम प्रोसेसेस उसके अंदर कर रहे हैं ना, जैसे विजुअल कॉर्टेक्स है, उसके बाद अटेंशन है, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। अच्छा, शॉर्ट टर्म मेमोरी इज लिमिटेड इन बोथ द लेंथ एंड द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इट कैन होल्ड। मतलब ये एक तो टाइम के लिए भी लिमिटेड है और उसके लिए भी लिमिटेड है कैपेसिटी के लिए कि कितनी कैपेसिटी होगी। Peterson found that when people were asked to remember a list of 3 letters string and then were immediately asked to perform a distracting task। इसको बाद में देखते हैं, पहले ऊपर वाले की हम बात कर लेते हैं, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है। अब वो कहते हैं कि आपको एक एक्सपेरिमेंट करवाया जाए, इस तरह कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपसे लिए जाएं और लास्ट में लेटर जो है उसको याद रखने का कहा जाए, तो आपने बाद में इसको रिपीट करना होता है, सीक्वेंस के साथ लिखना होता है। अब वो कहते हैं कि जब ये आप टास्क कर रहे थे ना, क्वेश्चन का आंसर भी दे रहे थे, साथ उसको याद भी कर रहे थे, तो इसमें आप मुख्तलिफ प्रोसेसेस अपने यूज कर रहे हैं, मुख्तलिफ मेंटल एबिलिटीज को यूज कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। और वो क्या हमारी वर्किंग मेमोरी है, उसमें आप अटेंशन भी यूज कर रहे हो, उसमें आप अपना मतलब मेमोरी भी यूज कर रहे हो, उसमें आप उसको रिहर्स भी कर रहे हो, उसमें आपकी डिफरेंट प्रोसेसिंग भी हो रही है, उसमें आपका जो ब्रेन है वो भी इन्वॉल्व है, विजुअल कॉर्टेक्स भी इन्वॉल्व है, ये डिफरेंट प्रोसीजर हो रहे होते हैं इसके अंदर, जो वर्किंग मेमोरी जिसके अंदर जिसको हमने बोला है। इसी तरह से वो कहता है कि आप हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी हो वो उसका टाइम भी लिमिटेड होता है, उसकी आप कह सकते हैं कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है। अगर वो कहते हैं कि 3 लेटर्स अगर स्ट्रिंग याद करने का बोला जाए ना, 3 लेटर्स के लिए आप कह सकते हैं सीरीज एक आप कह सकते हैं, या तरतीब या सीक्वेंस आप कह सकते हैं, अगर याद रखने का बोला जाए, उसके बाद फौरन से उसको परफॉर्म करने का बोला जाए और साथ ही कोई डिस्ट्रैक्टिंग टास्क भी दिया जाए, यानी कि एक चीज याद करने को दी गई, याद करने के या पढ़ाने के फौरन बाद आपको एक डिस्ट्रैक्टिंग टास्क दिया, या आपके साथ कोई ऐसी चीज या ऐसा वाक्य, या आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई आपके साथ साथ सिचुएशन क्रिएट की गई जिससे आपकी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो गई, आप उसकी तरफ आपकी टेंशन चली गई, तो वो कहते हैं उसके बाद क्या होगा, सच एज काउंटिंग बैकवर्ड बाय थ्रीज, यानी कि आपको ये बोला जाए या टास्क दिया जाए या कोई सिचुएशन क्रिएट की जाए, आपको ये बोला जाए कि आप बैकवर्ड गिनो या काउंट करो, ठीक है। अब वो कहते हैं जब ऐसा होगा ना कि कोई टास्क
आपने एक चीज याद की या पढ़ी, उसके बाद आपको कोई टास्क मिल गया या आपने कोई सिचुएशन ऐसी देखी जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो फौरन से आपकी मेमोरी जो है वो खत्म हो जाएगी। वो चीज जो आपने पढ़ी थी, याद की थी, वो क्या हो जाएगी, वो डिके हो जाएगी, वो भूल जाओगे आप। बाई 18 सेकेंड्स इट वॉज वर्चुअली गॉन। 18 सेकेंड्स तक वो कहते हैं कि वो खत्म हो चुकी होगी। ये ग्राफ है आपका कि नंबर ऑफ वर्ड्स रिकॉल्ड, अगर जैसे जैसे वो कहते हैं टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका वो मेमोरी कम होती जाएगी। जैसे यहाँ पर है 3 सेकंड के बाद आपके जो वर्ड है ना वो 6 रह जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद 6 सेकंड के बाद वो वर्ड आपके 4 रह जाएंगे। 9 सेकंड के बाद वो वर्ड आपके 2 रह जाएंगे। और 12 सेकंड के बाद वो वर्ड आपका 1 रह जाएगा या 2 रह जाएंगे। उसके बाद 15 सेकंड के बाद वो 1 रह गया। 18 सेकंड के बाद आप भूल चुके हो गए। यानी कि 18 सेकंड के बाद आप भूल जाते हो अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, अगर आप उस पर प्रॉपर अटेंशन ना दो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। अब वो कहता है कि यहाँ पर मतलब कि ये जो चीज हुई है ना कि हमने भूल गए हैं, वो कहता है कि हमारा एक तो अटेंशन का मसला था हमारा, ये मतलब कि वो जो है ना मेमोरी डिके होने का मसला नहीं था, ये था इंटरफेरेंस का मसला। कि आप जब चीज को याद करने की कोशिश कर रहे थे या आप उसमें बिजी थे ना, तो उस वक्त आपकी उस प्रोसीजर में या प्रोसेस में इंटरफेरेंस हुई है। इंटरफेरेंस हुई है, उस वजह से क्या हुआ, वो आप भूल गए। One way to prevent the decay of information from short-term memory is to use working memory to rehearse it। अब वो कहते हैं इस डिके से आपने बचना है ना, यानी कि अगर आप भूल रहे हैं तो इससे अगर आपने बचना है तो उसका बेहतरीन तरीका यह कि आप उसको उसकी रिहर्सल कर लो, यानी कि उसको रिपीट कर लो। और रिहर्सल का मतलब एक टर्म है मेंटेनेंस रिहर्सल। इसका मतलब क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग इंफॉर्मेशन मेंटली, या तो आप माइंड के अंदर रिपीट कर रहे हो, और आउट लाउड विद द गोल ऑफ कीपिंग इट इन मेमोरी, या आप उसको मतलब के बोल के रिपीट कर रहे हो ऊंचा। किस वजह से, किस गोल के साथ, के यू हैव टू कीप इट इन योर मेमोरी परमानेंटली। अगर इस गोल के साथ आप उसको रिहर्स कर रहे हैं तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। वी इंगेज इन मेंटेनेंस रिहर्सल टू कीप समथिंग दैट वी वांट टू रिमेंबर, पर्सन नेम या मेल एड्रेस या फिर फोन नंबर, इन माइंड लॉन्ग इनफ टू राइट इट डाउन, यूज इट और पोटेंशियली ट्रांसफर इट टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब वो कहते हैं आप इसको इस तरह से कर रहे होते हो, रिपीट कर रहे हो, तो वो आप उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर कर रहे हो बेसिकली। इफ वी कंटिन्यू टू रिहर्स इन्फॉर्मेशन इट विल स्टे इन शॉर्ट टर्म मेमोरी अंटिल वी स्टॉप रिहर्सिंग इट। ये उस वक्त तक शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगी जब तक हम उसको रिहर्स कर रहे हैं, उसकी रिहर्सल कर रहे हैं। बट देर इज ऑल्सो कैपेसिटी लिमिट टू शॉर्ट टर्म मेमोरी। और वो कहते हैं कि फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी की एक कैपेसिटी होती है, एक खास टाइम के लिए, खास ड्यूरेशन के लिए वो आपके मेमोरी में रहेगी। उसके बाद फिर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं रहेगी, लॉन्ग टर्म में चली जाए तो वो अलग बात है। द डिजिट स्पैन ऑफ मोस्ट अडल्ट इन बिटवीन 5 एंड 9 डिजिट्स। अब यहां पर है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी है ना, वो है बेसिकली 5 एंड 9 डिजिट। 5 से लेकर 9 डिजिट तक वो होती है। एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज मिलर। इन्होंने ना 1956 के अंदर ये बात की थी। क्या की थी, रेफर टू 7 प्लस और -2। ये इन्होंने एक टर्म दी थी, ये आप कह सकते हैं फॉर्मूला है 7 प्लस और -2 के। या तो 7 में +2 हो सकता है या माइनस हो सकता है 2, यानी कि या तो 5 होगा या 9 होगा। तो ये बेसिकली इन्होंने बताया कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हम अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर रख सकते हैं। इसको मैजिक नंबर भी बोला गया है। However, if we can only hold a maximum of about 9 digits in short-term memory, then how can we remember larger amount of information than this? अब उन्होंने दे दिया कि हम 5 से लेकर 9 डिजिट तक जो है ना अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एट अ टाइम, एक ही टाइम पे, एक वक्त में हम 9 डिजिट्स जो है ना अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। तो वो फिर सवाल यहाँ पर रेज कर रहा है कि अगर हमने 9 डिजिट से ज्यादा कोई चीज मिल जाए तो फिर उसको कैसे हम याद रखते हैं या उसको मेमोरी में कैसे स्टोर करते हैं, उसको देखते हैं। फॉर इंस्टेंस, हाउ वी कैन एवर रिमेंबर 10 डिजिट। अगर हमने 10 डिजिट का फोन नंबर याद करना है तो कैसे करते हैं। द फ्रेज 7 प्लस और 9 टू पॉइंट विद द कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज मिलर, ये जॉर्ज मिलर के साथ है। इसका मतलब क्या होता है कि एक जो इंडिविजुअल है ना, वो या तो 5 आइटम्स एट अ टाइम अपने मेमोरी में स्टोर कर सकता है या फिर मैक्सिमम 9, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, वो ये वेरी करेगा, या तो 5 या फिर 9। इसलिए इसको बोला गया 7 प्लस -2। 7 प्लस -2, या तो वो 5 हो जाएगा या फिर वो हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहां पर एग्जांपल मैं देता हूं आपको, हाँ ये वाली। चलो मैं एग्जांपल एक और देता हूं सिंपल सी। सपोज ये है मेरा नंबर,
अगर आप उससे ज्यादा डिजिट अपनी मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश करोगे तो वो स्टोर नहीं हो पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, सही से काम नहीं करेगी आपकी मेमोरी। तो फिर वो कहता है कि इसका हल जो होता है ना, यानी कि 9 से ज्यादा या 5 से ज्यादा डिजिट को अगर आपने स्टोर करना है अपनी मेमोरी में अच्छे तरीके से, ठीक है, तो उसका हल ये होता है कि आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पहले था हमारे पास, अगर इनको एक एक करके देखे जाए तो ये हमारे पास 11 बनते हैं टोटल, ठीक है, 11 बनते हैं। अब अगर इनको देखो हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अब ये हमारे पास डिजिट हो गए हैं जनाब 4। अब ये हमें हमें इजीली याद हो जाएगा। हम अगर मैं उर्दू में पढ़ूं 0 300 445 90 57, ठीक है, अब ये हमारे लिए इजी हो गया याद रखना इसको। अगर मैं पढ़ता 0300445905 तो ये थोड़ा सा मेरे लिए टफ होता, डिफिकल्ट होता, होने को हो सकता है लेकिन ये टफ होगा, ये इसके भूलने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन हम अगर इसको डिवाइड कर लेंगे और चंक्स में डिवाइड कर देंगे, ये बेसिकली है चंक्स, इसको बोलते हैं चंकिंग। इसको हम पढ़ते हैं दोबारा अगेन। वन वे वी आर एबल टू एक्सपेंड आवर एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स इन शॉर्ट मेमोरी इज बाय यूजिंग अ मेमोरी टेक्निक कॉल्ड चंकिंग। चंकिंग हम यूज करते हैं अगर हमें 10 से ज्यादा, 9 से ज्यादा या 5 से ज्यादा डिजिट्स को या वर्ड्स को अपने मेमोरी में स्टोर करना है या प्रोसेस करना है। चंकिंग क्या होता है? चंकिंग इज द प्रोसेस, चंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर ग्रुप्स या फिर चंक्स, यानी कि ये पार्ट्स बना लेते हैं हम। देयर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आइटम्स दैट कैन बी हेल्ड इन द शॉर्ट टर्म मेमोरी। इससे हम क्या करते हैं? आइटम्स की तादाद बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स हम बढ़ा सकते हैं जिनको हम अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, उसको चंक्स में डिवाइड करके। अब मतलब चंक्स क्या होता है? पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे मैंने इस अपने जो नंबर है फोन नंबर, इसको मैंने डिवाइड किया है ना, इसी तरह से वो कहता है कि अब आपको एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास एक मतलब एग्जांपल है। अब ये कितने टोटल हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 है टोटल। अब वो कहता है अगर आपने इसको याद करना है तो अगर इसको सिंगल सिंगल याद करेंगे तो वैसे आपके समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा हुआ है। आपको फिर सिंगल सिंगल याद करने पड़ेगा, उसके लिए बहुत एफर्ट करना पड़ेगी, आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, फिर कहीं जाके ये मतलब के सही से आप इसको याद कर पाओगे और प्रोसेस कर पाओगे। लेकिन कहता है कि अगर हम इसको चंक्स में डिवाइड कर दें, इसके ग्रुप्स बना दें, तो फिर देखिएगा कितना आसान हो जाता है हमारे लिए। अगर मैं इसको यहां पर पार्ट्स में डिवाइड कर दूं ऐसे ऐसे, एमटीवी, सीएनएन, एबीसी, फॉक्स। अब इसको अगर हम इस तरह से डिवाइड कर दें तो कितना आसान हो गया हमारे लिए, हो गया ना आसान। बजाय इसके कि हम अलग अलग और बेतरतीबा से याद करें, तो हमने इसको चंक्स में डिवाइड कर दिया, ग्रुप्स बना लिए इसके। इस तरह हमारी मेमोरी को प्रोसेस करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे एमटीवी, ये टीवी का नाम बन गया, सीएनएन भी टीवी का नाम है, एबीसी भी टीवी का नाम है, और आगे हमने फॉक्स बना दिया इसको। ठीक है, इजी हुआ ना इससे, चंकिंग करने से। इसी तरह से अगर आपको कभी भी मेमोरी को यूज करना हो या आपने कोई चीज याद करनी हो, तो अगर मतलब 5 से या 9 से ज्यादा आपके पास वर्ड्स हैं या डिजिट्स हैं, तो आपको उसको थोड़ा थोड़ा करके याद करना पड़ेगा। ठीक है, खासतौर पर डिजिट्स की जब बात आती है या लेटर्स की बात आती है, तो वो बेहतर तौर पर, यानी कि जल्दी एक तो वो याद हो जाता है और बेहतर तौर पर याद हो जाता है। अच्छा, अब वो कहता है रिमेम्बरिंग एरिया कोड फॉर फोन नंबर इज वन एग्जांपल। हमने मतलब एरिया कोड याद करना हो तो वो भी एक एग्जांपल है, हम उसको एक पार्ट बना लेते हैं। यूजुअली दीज आर पुट इनटू मेमोरी एज अ 3 डिजिट चंक। हम 3 डिजिट, हमारा जो एरिया कोड होता है वो 4 डिजिट होता है, हम उसको 4 डिजिट बना के पढ़ते हैं, जैसे 0 300 मैंने बोला, ठीक है, रादर देन इंडिविजुअल नंबर की बजाय, स्पेशली सिंस ईच रीजन हैज ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ एरिया कोड्स। Knowing the first number in the chunk enables you to recall the other two number automatically। वो कहता है कि जब आप पहले नंबर को याद करते हो ना, तो दूसरे ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाते हैं। ये मेमोरी इस तरह से वर्क करती है। यहां तक कोई क्वेश्चन शॉर्ट टर्म मेमोरी में? एक तो इसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है 1 मिनट से कम, कुछ लोग 15 सेकंड कहते हैं, कुछ 20, कुछ 25, ठीक है। अब उसके अलावा इसमें हम चंक्स में डिवाइड करके याद करते हैं, पार्ट्स बना के या ग्रुप्स बना के। ओके जी, आगे लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है? इफ इंफॉर्मेशन मेक इट पास शॉर्ट टर्म मेमोरी, इट मे एंटर लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब वो कहते हैं कि मतलब आप उसको रिपीट करते रहते हो या उसको तवज्जो देते हो, टेंशन देते हो, तो वो फिर मेमोरी क्या होती है?
आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी वो मतलब वहां से खत्म हो जाती है, फिर लॉन्ग टर्म में चली जाती है। शॉर्ट टर्म में फिर कोई और मेमोरी प्रोसेस होना शुरू हो जाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है? द मेमोरी स्टोरेज दैट कैन होल्ड इंफॉर्मेशन फॉर डेज, मंथ्स एंड ईयर्स। ये वो मेमोरी का आप कह सकते हैं हमारे स्टोरेज है, जो जिसमें मेमोरी दिनों के लिए, मंथ्स के लिए या ईयर्स के लिए स्टोर हो जाती है। द कैपेसिटी ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी इज लार्ज एंड देयर इज नो नोन लिमिट टू व्हाट वी कैन रिमेंबर। इसकी कोई लिमिट नहीं होती, इसकी मतलब कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसमें कोई लिमिट नहीं हम कितनी कर सकते हैं। ऑल्दो वो वी मे फॉरगेट एट लीस्ट सम इंफॉर्मेशन आफ्टर वी लर्न इट, अदर थिंग्स विल स्टे विद अस फॉर एवर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने के बाद भी भूल जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो याद रहती हैं। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस टू पार्ट्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी है, कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास है एक्सप्लिसिट मेमोरी या डिक्लेरेटिव मेमोरी। याद रखिएगा, इसके दो नाम है, एक्सप्लिसिट मेमोरी या डिक्लेरेटिव मेमोरी। इसको याद रखने का एक शॉर्ट सा तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से याद रखें, डिक्लेरेटिव या फिर एक्सप्लिसिट मेमोरी। आप एबीसी में देखें, उसके जो तरतीब होती है ABCDE, डी के बाद ई आता है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि एक्सप्लिसिट मेमोरी को का दूसरा नाम क्या है या डिक्लेरेटिव मेमोरी का दूसरा नाम क्या है, तो ये 7 वाला डिजिट ही होगा इसका। डिक्लेरेटिव का दूसरा नाम बोलोगे तो वो एक्सप्लिसिट होगा, एक्सप्लिसिट का दूसरा नाम पूछोगे तो वो डिक्लेरेटिव होगा, यानी कि 7 वाला डिजिट ही होगा एबीसी के अंदर। तो ये याद रखने का तरीका, अदरवाइज ये कंफ्यूज हो जाते हो कि डिक्लेरेटिव कौन सी थी, एक्सप्लिसिट थी या दूसरी थी, इम्प्लिसिट थी। क्योंकि इसके दो टाइप्स है ना, एक्सप्लिसिट होती है और दूसरी नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी जो कि इम्प्लिसिट होती है, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो ये याद रखने की छोटी छोटी टेक्निक होती है, ये भी मेमोरी का ही हिस्सा होती है कि हाउ यू कैन मेक योर मेमोरी बेटर। अच्छा, एक्सप्लिसिट या डिक्लेरेटिव मेमोरी इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी दैट इन्वॉल्व्स कॉन्शियस रिकॉल ऑफ फैक्ट्स, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। अब डिक्लेरेटिव के अंदर ही आपका जो है मीनिंग छुपा हुआ है, डिक्लेयर करने वाली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसको हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम कॉन्शियसली क्या करते हैं, चीजों को रिकॉल कर पाते हैं, हम फैक्ट्स बता पाते हैं, इवेंट्स बता पाते हैं, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बता पाते हैं कि अच्छा ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था। इट इज द मेमोरी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू कैन इंटेंशनली रिट्रीव एंड डिस्क्राइब। एक तो ये है कि आप कॉन्शियसली इसको रिकॉल कर पाते हैं कि आपको पता है कि वट आई हैव टू रिकॉल या रिमेंबर, क्या या मुझे याद करना है या मुझे रिकॉल करना है, ये आपको पता होता है। इसको इंटेंशनल मेमोरी भी कहते हैं। इंटेंशनली हम रिट्रीव कर रहे होते हैं, इंटेंशनल रिट्रीवल भी बोलते हैं इस मेमोरी को। डिफरेंट नाम हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लें, नाम कोई भी आएगा आप आंसर कर लोगे कि वो मेमोरी जिसको हम कॉन्शियसली रिकॉल कर पाते हैं, याद कर पाते हैं। इसकी एग्जांपल भी आगे जाके देखेंगे हम। When we assess memory by asking a person to consciously remember things, we are measuring explicit memory। जब हम उस कॉन्शियसली उससे पूछ रहे होते हैं कि यार इस चीज के बारे में बताओ कि कायदे आजम कौन थे या कायदे आजम कब पैदा हुए थे, तो वो आप उसकी एक्सप्लिसिट मेमोरी देख रहे हो, मेजर कर रहे हो या जानना चाह रहे हो। एक्सप्लिसिट डिक्लेरेटिव मेमोरी, another definition इसके refers to the knowledge or experiences that can be consciously remembered, consciously जिसको याद किया जा सके। उसके बाद इसकी आगे दो टाइप्स होती हैं कॉन्शियस मेमोरी, सॉरी डिक्लेरेटिव मेमोरी की, एपिसोडिक या सिमेंटिक, दो टाइप्स होती हैं। एपिसोडिक मेमोरी रेफर्स टू द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस दैट वी हैव हैड। अब वो कहते हैं कि ये एपिसोडिक मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें हम अपने एक्सपीरियंसेस बयान कर पाते हैं, वो तमाम एक्सपीरियंसेस जो हमारे साथ हुए होते हैं, दैट इज एपिसोडिक मेमोरी। इसको याद रखने का तरीका मैंने एक ट्रिक लगाई थी या बनाई हुई है कि हम इस एपिसोडिक मेमोरी के अंदर हम अपनी जिंदगी के एपिसोड्स बयान कर पाते हैं। ऐसी मेमोरीज के अंदर हम अपनी जिंदगी के डिफरेंट एपिसोड्स, यानी कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं उसको बयान करते हैं, दैट इज एपिसोडिक मेमोरी। इस तरह से मैंने इसको याद किया हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, रिमेंबरिंग योर लास्ट बर्थडे। अब ये जो बर्थडे है ये आपकी एपिसोड होती है, मतलब जिंदगी की, आपकी लाइफ की एक एपिसोड होती है कि आपकी बर्थडे वाला दिन। इंक्लूडिंग द पीपल हु वर देयर, वहां पर कौन लोग थे। द केक यू हैड, कौन सा केक था, कौन लाया था। एंड द गिफ्ट यू रिसीव, कौन कौन से गिफ्ट आपको मिले थे। दिस इज एन एपिसोडिक मेमोरी बिकॉज इट इन्वॉल्व्स रिकॉलिंग अ स्पेसिफिक इवेंट फ्रॉम योर लाइफ। एक तो आप एपिसोड के तौर पर भी इसको याद कर सकते हो और एक इवेंट के तौर पर भी कि आप अपनी जिंदगी के इवेंट्स बयान कर रहे होते हो, दैट इज एपिसोडिक मेमोरी। दूसरी टाइप की मेमोरी इसमें क्या होती है, सिमेंटिक मेमोरी, रेफर्स टू आवर नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स अबाउट द वर्ल्ड। ऐसी मेमोरी जिसमें हम अपना नॉलेज बयान कर रहे होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स बयान कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नोइंग दैट पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस
और दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज सिमेंटिक मेमोरी। आप इसको जीके भी कह सकते हो, ऐसी मेमोरी जिसमें हम अपना जनरल नॉलेज बयान कर रहे होते हैं या नॉलेज बयान कर रहे होते हैं, दैट इज सिमेंटिक मेमोरी। In both cases, you are aware of the information and can describe it, which is characteristics of explicit memory। अब वो कहते हैं कि इन दोनों केसेस में, यानी कि सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी के अंदर क्या होता है, आप सिमेंटिक मेमोरी के अंदर भी चीजों से अवेयर हो, कॉन्शियसली आप बयान कर पाते हो, और एपिसोडिक मेमोरी के अंदर भी आप चीजों से अवेयर होते हो, कॉन्शियसली बयान कर पाते हो। तो इसलिए दोनों मेमोरीज जो है ना आपके कॉन्शियस होने की मतलब के वजाहत कर रही है कि आप कॉन्शियसली बयान कर पाते हो या याद कर पाते हो। हाँ, टाइप डिफरेंट है कि दोनों मेमोरीज के अंदर हम डिफरेंट चीजों को बयान कर पाते हैं। एक के अंदर हम अपने एक्सपीरियंसेस के बयान करते हैं या इवेंट्स बयान करते हैं, दूसरे के अंदर अपना नॉलेज बयान करते हैं जो आपके पास होता है। और ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक हैं किसकी, एक्सप्लिसिट मेमोरी की। Explicit memory is assessed using measures in which the individual being tested must consciously attempt to remember the information। आप इसको अगर वो कहते हैं कि टेस्ट करना चाहते हो तो आपने ये देखना है कि कॉन्शियसली कितना बयान कर पाता है। अच्छा, रिकॉल मेमोरी टेस्ट, ये आप कह सकते हैं तरीका है इस मेमोरी को मेजर करने का। क्या होता है इसका मतलब, ये डेफिनेशन क्या है, is a measure of explicit memory that involves bringing from memory information that has previously been remembered। वो मेमोरी आप अपने कॉन्शियस में लेके आते हो जो आपने पहले याद की होती है। We rely on our recall when we take an essay test because the test requires us to generate previously remembered information। ये आप अगर जब आप एग्जाम देते हो, कोई पेपर देते हो, कोई ऐसे लिखते हो या कोई तहरीर लिखते हो, या यानी कि जो याद की हुई चीज लिखते हो, तो ये उस वक्त आप बेसिकली ये वाला टेस्ट दे रहे होते हो। ठीक है, उसमें आपने पहले से याद की हुई चीज को अपने कॉन्शियस में ला के बयान करना होता है या लिखना होता है। उसके बाद दो चीजें और होती हैं, दो टर्म्स होती हैं इसके अंदर। फ्री रिकॉल, फ्री रिकॉल क्या होता है, इज द मेजर ऑफ मेमोरी विद नो प्रॉम्प्ट्स और क्लूज। इसमें आपको कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया जाता, कोई क्लू नहीं दिया जाता, अपने अपनी तरफ से खुद से ही याद करनी होती हैं चीजें। दिस इज फ्री रिकॉल। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे बोलूं कि आपने मतलब इस चीज पे ऐसे लिखना है, ठीक है, तो आप उसके हवाले से याद करके लिखना शुरू कर दें। या मैं आपसे पूछूं कि आपने आपके जो है ना पिछले वीक की सारी एक्टिविटीज आप लिख दें, तो वो आपका क्या है, मतलब फ्री रिकॉल है। आप खुद से याद करते हो कि क्या क्या मैंने किया है और उस हिसाब से फिर आप आंसर करते हो। अच्छा, क्यूड रिकॉल, ये वो रिकॉल या वो याद करना होता है जिसमें हमें कोई इशारा दिया जाता है या हमें कोई आधी अधूरी तहरीर दी जाती है। क्यूड रिकॉल क्या होता है, इंक्लूड्स अ रिट्रीवल क्यू इन द रिक्वेस्ट फॉर मेमोरी। इसमें आपको एक इशारा दिया जाता है या आधा अधूरा क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, उससे आप रिकॉल कर पाते हो, आंसर कर पाते हो। फॉर एग्जांपल, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस यूज क्यूड रिकॉल। अब ये बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स जो हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, या आपके पास जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन होते हैं, वो आपके क्यूड रिकॉल ही होते हैं बेसिकली। उसके बाद है जी मल्टीपल चॉइस टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ रिकॉग्निशन मेमोरी टेस्ट। मल्टीपल चॉइस रिकॉग्निशन मेमोरी टेस्ट होता है कि आप रिकॉग्नाइज कर पाएं, आपके सामने चार आंसर है, उनमें से आपने रिकॉग्नाइज करना होता है कि सही आंसर कौन सा है। अ मेजर ऑफ एक्सप्लिसिट मेमोरी दैट इन्वॉल्व्स डिटरमिनिंग वेदर इंफॉर्मेशन हैज बीन सीन और लर्न बिफोर। वो इंफॉर्मेशन बयान करना जो आपने पहले से सीखी होती है। एक्सप्लिसिट मेमोरी की दो टाइप्स होती है, सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी, याद रखिएगा। सिमेंटिक मेमोरी फैक्शन जनरल नॉलेज होता है, एपिसोडिक मेमोरी आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं या इवेंट्स होते हैं। यहां पर है कि अ थर्ड वे ऑफ मेजरिंग मेमोरी इज नोन एज री लर्निंग। री लर्निंग भी एक मेजर करने का तरीका है। मेजर्स ऑफ री लर्निंग क्या होता है, री लर्निंग क्या होता है, असेस हाउ मच मोर क्विकली इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड और लर्नड व्हेन इट इज स्टडीड अगेन आफ्टर इट हैज ऑलरेडी बीन लर्नड बट देन फॉरगॉटन। आपने एक चीज कभी याद की थी, उसके बाद आप उसको भूल गए थे, ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि उसी चीज को आपको दोबारा याद करने का बोला जाए तो कितनी जल्दी आप उसको याद कर पाते हो। जैसे मिसाल के तौर पर आपने बचपन में थर्स्टी क्रो जो है स्टोरी याद की थी, अब आपको वो भूल चुकी है। अब दोबारा आपको पढ़ने को कहा जाए, याद करने को कहा जाए, तो आप 1-2 मिनट में याद कर लोगे इसको। दिस इज री लर्निंग, कि आप कितने टाइम में दोबारा से उसको याद कर पाते हो। दिस इज एन अदर एग्जाम्पल ऑफ मेजरिंग द मेमोरी या टेस्टिंग द मेमोरी, कि पहले से याद की गई चीज जो आपको भूल चुकी थी उसको दोबारा याद करने में आप कितना टाइम लगाते हो। दिस इज री लर्निंग। इफ यू हैव टेकन सम फ्रेंच कोर्सेज इन द पास्ट, फॉर इंस्टेंस यू माइट हैव फॉरगॉटन मोस्ट ऑफ द वोकैबुलरी यू लर्नड। अब अगर वो कहता है पहले आपने कोई चीज कोई कोर्स वगैरह लिया था, उसमें से बहुत सारी चीजें अभी आप भूल चुके होंगे, लेकिन अगर आपको दोबारा याद करने को बोला जाए तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा जितना पहली दफा लगा था।
यहां तक क्लियर है? एक्सप्लिसिट मेमोरी में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब हमारे पास है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। ऊपर वाली थी डिक्लेरेटिव मेमोरी और अब हमारे पास है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। ये वो मेमोरी है जिसको हम कॉन्शियसली डिक्लेयर नहीं करते, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब आपको पहले वाली मेमोरी याद होगी ना, उसको याद रखने का तरीका कि किधर गया, हाँ, डिक्लेरेटिव और एक्सप्लिसिट। अब ये है नॉन डिक्लेरेटिव यानी कि इम्प्लिसिट, दूसरा नाम इसका। इट इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी दैट अकर्स विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस। कॉन्शियस अवेयरनेस के बगैर मेमोरी जो आप उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हो वो क्या होती है? दैट इज नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। इट इन्वॉल्व्स learned skills, habits and other forms of memory that are not consciously recalled but influence behavior and performance। आप कॉन्शियसली इसको रिकॉल तो नहीं कर रहे होते कि हाँ अच्छा मुझे वो चीज बतानी है। जैसे मैंने बताया कायदे आज़म कब पैदा हुए, तो आप उसको बकायदा उस पर तवज्जो दे रहे होते हो, अटेंशन दे के, तो आप अपनी मेमोरी से ढूंढ के तो मुझे बताओगे। ठीक है, ये वो मेमोरी होगी जिसमें आपको अपनी मेमोरी में जाके घुसना नहीं पड़ेगा, आपको उस पर अटेंशन नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, आप ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली उसको करते जाओगे। ठीक है, दिस इज नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। वो कहते हैं कि ये कॉन्शियसली तो हम नहीं कर रहे होते, लेकिन इसके बावजूद आपकी पर्सनैलिटी, आपकी परफॉर्मेंस और आपके बिहेवियर पर ये क्या कर रही होती है? इन्फ्लुएंस कर रही होती है, इफेक्ट कर रही होती है। अनलाइक एक्सप्लिसिट मेमोरी, इम्प्लिसिट मेमोरी इज मोर अबाउट नोइंग हाउ रादर देन नोइंग दैट। ये मेमोरी बेसिकली होती है नोइंग हाउ, के कैसे करना है। ये वो मेमोरी है जो किससे रिलेटेड है? नोइंग हाउ। अब ये कॉन्सेप्ट है, अपने याद रखना। इस तरह से भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि नोइंग हाउ इज विच टाइप ऑफ मेमोरी। तो आपसे पूछ सकता है डिक्लेरेटिव या नॉन डिक्लेरेटिव, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट। तो आपको पता होना चाहिए कि जहां पर हाउ की बात आएगी तो वो नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी है। ये कैसे है ये आगे मैं बताता हूं। और नोइंग वट या नोइंग दैट ये होगी आपकी डिक्लेरेटिव मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी ऑपरेट्स बिलो द लेवल ऑफ कॉन्शियस। ये कॉन्शियस लेवल से बिलो होती है, यानी कि अनकॉन्शियसली हो रही होती है, हम कर रहे होते हैं। ठीक है, रेफर्स टू द नॉलेज दैट वी कैन नॉट कॉन्शियसली असेस। ये वो नॉलेज होता है जिसको हम कॉन्शियसली असेस नहीं करते, इम्प्लिसिट मेमोरी। ठीक है, हाउएवर implicit memory is nevertheless exceedingly important to us because it has a direct effect on our behavior। मतलब ये डायरेक्टली हमारे बिहेवियर को इफेक्ट कर रही होती है और इंपॉर्टेंट तो होती है, और चूंकि ये डायरेक्टली इफेक्ट कर रही होती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बोलूं आप साइकिल चलाएं। अब साइकिल चलाना जो है ना, उसमें आपको बकायदा तौर पर थोड़ी देर के लिए खड़े होकर अटेंशन से सोचना नहीं पड़ता कि पहले मैंने किक मारनी है, उसके बाद मैंने गियर लगाना है, फिर मैंने रेस देनी है, फिर मैंने क्लच छोड़ना है, फिर मैंने उसको चलाना है। अटेंशन के साथ आप बकायदा सोचने के बाद नहीं कर रहे होते। आपको बोला गया आपने साइकिल चलानी है या बाइक चलानी है, आप बाइक पे बैठे, किक मारी हो, आप चल पड़े। ऑटोमेटिकली आप वो सारी चीजें हो रही हैं, वो चीजें जो आपने पहले सीखी थी कि हाउ टू राइड अ बाइक या हाउ टू राइड बाईसाइकिल, कैसे उसको चलाना है, ये आपने एक दिन सीखा था कभी पीछे, तो वो ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली हो रहा है। आपको तवज्जो देकर उसको अपनी मेमोरी से निकालना नहीं पड़ रहा। इसी तरह से मैं आपको बोलूं कि आप जो है कोई भी गेम खेलें, ठीक है, क्रिकेट खेलें। अब क्रिकेट खेलना आपने कभी सीखा था? हाउ टू, आप कह सकते हैं कि किस तरह से बैट को पकड़ना है, किस तरह से बॉल को पकड़ना है, किस तरह से उसको हिट करना है, ये आपने कभी सीखा था? मैंने आपको बोला जी आप क्रिकेट खेलें, तो आप खेलना शुरू हो जाते हो। आप वहां पर रुक के थोड़ी देर के लिए आप सोचते नहीं हो कि कैसे बैट पकड़ना है, कैसे बॉल पकड़नी है, कैसे उसको मारना है, कैसे भागना है। ऐसा नहीं कर रहे होते। तो इसलिए इसको नॉन डिक्लेरेटिव या आप कह सकते हैं अनकॉन्शियस मेमोरी बोला जाता है, ये जो ऑटोमेटिकली हो रही होती है। क्लियर है? इसका मीनिंग क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसकी आगे कुछ आप कह सकते हैं कि इसकी टाइप्स होती हैं। प्रोसीजरल मेमोरी, क्लासिकल कंडीशनिंग, अफेक्ट और प्राइमिंग, इसकी आगे टाइप्स होती हैं। उनमें फिर एग्जांपल्स भी हम बारी बारी देखेंगे। मैंने एक जनरल एग्जांपल आपको दे दिया कि कोई स्किल जो होती है बेसिकली उसको आपने जब शो करना होता है तो दैट इज योर नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, कि ऑटोमेटिकली आप कर ही जा रहे हो। ठीक है, जैसे आपने फर्ज करो आपने लेसेस बांधने अपने जूते के, शूज के लेसेस या तस्मे बांध रहे हैं, तो वो उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे कैसे सिखाया गया था। आप बैठते हो फौरन से बांध के चल पड़ते हो। अच्छा, अब इसकी टाइप्स होती हैं तीन, उनमें से एक है प्रोसीजरल मेमोरी। व्हाट इज प्रोसीजरल मेमोरी? प्रोसीजरल मेमोरी रेफर्स टू आवर नॉलेज ऑफ हाउ टू डू थिंग्स, कैसे चीजों को करना है। कैसे करना जब होता है तो उसमें प्रोसीजर आता है ना, कि ये इसका प्रोसीजर क्या होगा, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर स्किल। तो वो फिर क्या होगा? हाउ टू डू थिंग।
when we walk from one place to another, speak to another person in English, dial a cell phone or play a video game, or we are using procedural memory. जब ये सारे काम में से कोई भी काम हम कर रहे हैं तो हम अपनी प्रोसीजरल मेमोरी यूज कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आ गई, राइडिंग अ बाइसाइकिल. इफ यू हैवंट राइडन अ बाइक इन ईयर्स, अगर आपने सालों तक बाइक चलाई नहीं है या साइकिल चलाया ही नहीं है, बचपन में चलाया था और तो आपको 10 साल 15 साल 20 साल हो गए आपने साइकिल नहीं चलाया, लेकिन एक दिन ऐसा था कि आपको साइकिल चलाना पड़ता है, तो फिर क्या होता है, यू कैन गेट ऑन वन एंड स्टार्ट पेडलिंग विदाउट कॉन्शियसली थिंकिंग अबाउट हाउ टू बैलेंस पेडल एंड स्टीयर. कैसे आपने हैंडल पकड़ना है, कैसे उसको बैलेंस करना है, कैसे पेडल मारना, आप उसके बारे में सोचना नहीं शुरू कर देते, या आप उसके बारे में दोबारा सीखने नहीं चले जाते किसी से कि बताना कैसे करते हैं. आप साइकिल पकड़ते और बैठ के चल पड़ते हो. ठीक है, दिस इज योर प्रोसीजरल मेमोरी. दिस इज द प्रोसीजरल मेमोरी विच इन्वॉल्व्स द ऑटोमेटिक रिकॉल ऑफ मोटर स्किल्स एंड एक्शंस, जो कि ऑटोमेटिकली आपके मोटर स्किल्स को रिकॉल कर रहा होता है. Procedural memory allows us to perform complex tasks even though we may not be able to explain to others how we do them. Complex tasks हम इसमें कर रहे होते हैं और इसमें हम मतलब दूसरों को बयान भी नहीं कर पाते कि हमने ये कैसे किया या हम ये कैसे कर रहे हैं. There is no way to tell someone how to ride bicycle. Person has to learn by doing it. वो कहते हैं कि आप ये नहीं बता सकते कि कैसे साइकिल को चलाना है. अब ये मतलब बताने का मकसद बेसिकली क्या है, आप ये नहीं बताते कि आप, एक तो यह कि माइंड के अंदर कुछ चीजें प्रोसेस होती है ना, आप ये नहीं बता सकते कि आपने माइंड के अंदर क्या सोचना है, कैसे सोचना है, कौन सी चीज पहले सोचनी है, कौन सी चीज बाद में सोचनी है, ये नहीं बता सकते आप. ठीक है, वो कहते हैं कि अगर सीखना है ना किसी ने तो उसको आपको साइकिल पे बिठाना पड़ेगा, कि साइकिल पे बैठो आप खुद ही सीख जाओगे. यानी कि कैसे बैलेंस करना है, या कैसे आप कह सकते हैं कि उसके बारे में आपने अवेयर होना है कि मैं गिर रहा हूं या नहीं गिर रहा हूं, ये आप बता नहीं पाते, वो ऑटोमेटिकली उसने सीखना होता है. अच्छा, द आइडिया ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी हेल्प्स एक्सप्लेन्स हाउ इन्फेंट्स आर एबल टू डू देम. वो कहते हैं कि ये इम्प्लिसिट मेमोरी जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमें समझाता है कि इन्फेंट कैसे सीखते हैं, जो बच्चे छोटे होते हैं. द एबिलिटी टू क्रॉल, वॉक एंड टॉक आर प्रोसीजर्स एंड दीज स्किल्स आर इजीली एंड इफेक्टिवली डेवलप्ड व्हाइल वी आर चिल्ड्रन डिस्पाइट द फैक्ट. अब वो कहते हैं कि ये जो मतलब क्रॉल करना, वॉक करना या दूसरों से बात करना, ये बच्चे ऑटोमेटिकली सीख रहे होते हैं, खुद से सीख रहे होते हैं. अब वो कहते हैं कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम कैसे सीख रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम सीख रहे होते हैं. क्लासिकल कंडीशनिंग दूसरी जो टाइप है इसकी, क्लासिकल कंडीशनिंग हमने बड़ा तफसील से पढ़ा हुआ है कि वो मेमोरी या वो प्रोसेस जिसके अंदर हम किसी चीज के साथ एसोसिएट करके सीख रहे होते हैं. अ सेकंड टाइप ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी इन्वॉल्व्स द इफेक्ट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इन व्हिच वी लर्न विदाउट एफर्ट और अवेयरनेस टू एसोसिएट अ न्यूट्रल स्टिमुलस विद अनदर स्टिमुलस दैट क्रिएट्स अ नेचुरली अकरिंग रिस्पॉन्स. वो कहते हैं कि अनकॉन्शियसली हम सीख रहे होते हैं किसी चीज को किसी चीज के साथ एसोसिएट करके. जैसे लाइट जली है, उसके बाद खाना आ गया, तो आप लाइट जलने पर ही क्या करना शुरू कर दोगे, सलाइवा क्रिएट करना शुरू कर दोगे, आपके मुंह में पानी शुरू आ जाए, होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो आप अनकॉन्शियसली उसको सीख रहे होते हो, कर रहे होते हो. ये दिस इज द सॉरी कंडीशनिंग. उसके बाद है प्राइमिंग, थर्ड टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी. प्राइमिंग क्या होता है? Final type of implicit memory known as priming, a change in behavior as a result of experience that have happened frequently or recently. आपने जो रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है या आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, उसके साथ एसोसिएट करते हुए कोई और चीज आपके माइंड में आ जाना या सीख जाना, दैट इज प्राइमिंग. फॉर एग्जाम्पल ये दूसरी डेफिनेशन पढ़े, इससे आपको बेहतर समझ आएगी. Priming is a phenomena in psychology where exposure to a stimulus influence the response to a subsequent stimulus. जब आप एक चीज को एक्सपोजर कर रहे हो ना, उसके एसोसिएटेड जो चीज है ना, उसमें भी आप मतलब वो चीज भी इन्फ्लुएंस हो रही होती है. ऑफन विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस इट अकर्स व्हेन वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्टिवेट्स रिलेटेड मेमोरीज और एसोसिएशन इन योर माइंड. वो कहते हैं कि जब एक चीज आपने याद किया या एक चीज आपको बताई गई है ना, उससे रेलेवेंट चीजें दूसरी आप ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आना शुरू हो जाए, दैट इज प्राइमिंग. मेकिंग इट इजियर टू प्रोसेस और ऑर्गेनाइज अनदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि और चीज को इंफॉर्मेशन को क्या करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए. जैसे मिसाल के तौर पर ये मिसाल है हमारे पास, इफ यू हेयर द वर्ड डॉक्टर, जब आप डॉक्टर सुनते हो ना तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली क्या आता है, यू माइट बी क्विकर टू रिकॉग्नाइज और थिंक ऑफ रिलेटेड वर्ड्स लाइक नर्स, हॉस्पिटल, इंजेक्शन, मेडिसिन. यानी कि जब आप आपने डॉक्टर का वर्ड सुना तो बाकी सारी चीजें रेलेवेंट जो होंगी उसके ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएंगी, या उसको याद करना इजी हो जाएगा आपके लिए, उसको रिकॉल करना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए. इसी तरह
देन अनरिलेटेड वर्ड्स लाइक एप्पल। वो कहता है कि अगर डॉक्टर की बात हुई है ना, तो डॉक्टर से जो रेलेवेंट चीजें हैं उनको रिकॉल करना आपके लिए, याद करना बहुत ईजी होगा, बजाय इसके जो इरेलीवेंट चीजें होंगी। जैसे अगर मैं डॉक्टर की बात करूं और साथ में इंजीनियर की बात कर दूं, ठीक है, तो डॉक्टर और इंजीनियर दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो वो कहता है इनको याद करना या रिकॉल करना, इनसे एसोसिएटेड चीजें वो डिफिकल्ट होंगी आपके लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप डॉक्टर याद कर रहे हैं या डॉक्टर वर्ड आपके सामने है, तो आपको अगर बोला जाए इससे एसोसिएटेड तमाम चीजें याद कर लो या बयान करो, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। The initial exposure to doctor primes your mind to respond more readily to words associated with it। वो कहता है कि जो ना जब आपकी एसोसिएशन हुई या आपका एक्सपोजर हुआ ना डॉक्टर के साथ, ये बेसिकली प्राइमिंग हुई है कि आपके माइंड में उससे रेलेवेंट जो वर्ड से ऑटोमेटिकली आना शुरू हो गए। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, याद रखिएगा। प्राइमिंग रेफर्स बोथ टू एक्टिवेशन ऑफ नॉलेज, एक तो नॉलेज की एक्टिवेशन होगी, एंड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट एक्टिवेशन ऑन द बिहेवियर, और उस एक्टिवेशन की वजह से आपका बिहेवियर जो इन्फ्लुएंस होगा। दो चीजें होंगी, एक्टिवेशन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ दैट एक्टिवेशन ऑन बिहेवियर, उसका बिहेवियर पर क्या इन्फ्लुएंस होगा। अच्छा, प्राइमिंग कैन अफेक्ट वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड बिहेवियर्स, मतलब उसको इफेक्ट कर सकता है डिफरेंट टाइप्स की बिहेवियर और मेमोरीज को। आवर एवरीडे बिहेवियर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राइमिंग इन अ वाइड वैरायटी ऑफ सिचुएशंस। सीइंग द फ्लैग ऑफ आवर होम कंट्री मे अराउज आवर पेट्रोटिज्म, यानी कि जब हम अपने झंडे को देखें तो उसमें हमें हमारा पाकिस्तान याद आ जाए, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का कल्चर याद आना शुरू हो जाए, आपकी पाकिस्तान के लिए मोहब्बत याद आ जाए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर जब आप किसी मुखालिफ को देखो, तो मतलब जब आप अपने स्कूल को देखो तो उससे आपका मुखालिफ याद आ जाए, आपके क्लास फेलोज याद आ जाए, तो ये इस तरह से होती है। और एक और टाइप होती है इसकी हैबिट, यानी कि वो चीजें जो हम हैबिचुअली कर रहे होते हैं, डिफरेंट चीजें परफॉर्म कर रहे होते हैं हैबिट्स के साथ, ये भी एक तरह से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा होता है। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा जी, उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कैटेगरीज, प्रोटोटाइप्स एंड स्कीमास, ये चीजें डिस्कस करेंगे हम। Memories that are stored in long-term memory are not isolated, but rather are linked together into categories or networks of associated memories that have features in common with each other। वो कहते हैं कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज है ना, वो आइसोलेटेड नहीं होती। मेमोरी जो होती है ना लॉन्ग टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म स्टोरेज के अंदर जो मेमोरी होती हैं, वो आपस में, वो कहते हैं कि मुख्तलिफ अलग-अलग नहीं होती, आइसोलेटेड नहीं होती, वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं कैटेगरीज की फॉर्म में। कैटेगरीज का मतलब क्या होता है? कैटेगरीज आर नेटवर्क्स ऑफ एसोसिएटेड मेमोरीज दैट हैव फीचर्स इन कॉमन। मतलब उन कैटेगरीज में जो चीजें आपस में कॉमन होंगी ना, या जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होगी, वो एक कैटेगरी बन जाएगी आपकी मेमोरी के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पर एक कैटेगरी है फ्रूट की, फ्रूट के अंदर आपके पास बहुत सारे मतलब फ्रूट्स होंगे, वो एक कैटेगरी होगी। एनिमल की बात करेंगे तो वो एक कैटेगरी होगी, उसके अंदर फर्दर एनिमल्स का डेटा आपके पास पड़ा होगा आपकी मेमोरी के अंदर। ठीक है, इसी तरह हम अगर बात करें, फ्लावर्स की बात करें, तो उसके अंदर बहुत सारा डेटा आपकी मेमोरी में पड़ा होगा, उससे रेलिवेंट जो होगा। फॉर्मिंग कैटेगरीज एंड यूजिंग कैटेगरीज टू गाइड बिहेवियर इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। वो कहता है कि कैटेगरीज को बनाना और इसको यूज करना हमारी नेचर का हिस्सा है। ऑर्गेनाइजेशन विद इन द कैटेगरीज इंप्रूव मेमोरी, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन करना ये हमारी मेमोरी को इंप्रूव करता है। एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स विद इन अ कैटेगरी आर कॉन्सेप्ट्स थ्रू स्प्रेडिंग एक्टिवेशन। वो कहता है कि एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स को याद करना ये बेसिकली किसके थ्रू होता है, या किस तरह से ये कनेक्टेड होते हैं? स्प्रेडिंग एक्टिवेशन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। कैसे? स्प्रेडिंग एक्टिवेशन क्या होती है? स्प्रेडिंग एक्टिवेशन अकर्स when activating one element of a category activates other associated elements। जैसे हमने ऊपर बात की है ना कि एक चीज आपने याद की है या एक चीज आपके सामने ही, उससे रेलेवेंट ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आना शुरू हो जाए, तो वो ये स्प्रेडिंग एक्टिवेशन भी यही होती है कि एक चीज आपने याद की। जैसे अगर मैं बात करूं वन एलिमेंट, अगर मैं एप्पल की बात करूं, ठीक है, एप्पल की बात करूं, तो आपके सामने और बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं वो आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि एसोसिएटेड एलिमेंट्स को जब वो हाईलाइट करना शुरू कर दे या याद आना शुरू हो जाए। When people have learned a list of words that come from different categories, they do not recall the words haphazardly. If they have just remembered the word wrench from a list, they are more likely to remember the word screwdriver। वो कहते हैं कि जब आप किसी एक कैटेगरी का एक वर्ड याद कर लेते हो ना, या रिकॉल करते हो, तो उससे रेलेवेंट ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आना शुरू हो जाता है। जब हम रेंच की बात करते हैं तो स्क्रू ड्राइवर, प्लास, और जनाब
दूसरी सारी चीजें जो होती हैं रेलेवेंट, कटर वगैरह, वो सारी चीजें आप टेस्टर, वो सारी चीजें आपके माइंड में आना शुरू हो जाती हैं बजाय इररेलेवेंट चीजों के। जैसे अगर मैं रेंच की बात करूं तो उसके बाद मुझे फ्लावर की बात करनी हो तो ये थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। ठीक है, जब वो कहते हैं कि एक कैटेगरी के अंदर चीजें आप, मतलब एक कैटेगरी का एक एलिमेंट आपने याद किया है ना या रिकॉल किया है, तो उसके रेलिवेंट बाकी जो एलिमेंट है वो इजीली आपके माइंड में बैठ जाएंगे या इजीली आप उनको याद कर लोगे, रिकॉल कर लोगे, बजाय इसके डिफरेंट कैटेगरी को टच कर रहे होंगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। Some categories have defining feature that may be true of all members of the category, यानी कि कुछ कैटेगरीज तो क्लियर होती है ना, कुछ कैटेगरीज जो होती हैं वो उनके तमाम एलिमेंट्स जो है ना वो आपस में कॉमन होते हैं, लेकिन कुछ का थोड़ा सा मसला होता है। फॉर इंस्टेंस ऑल मेंबर्स ऑफ द कैटेगरी ट्राइएंगल्स हैव थ्री साइड्स। अगर हम कैटेगरी ट्राइएंगल की बात करें ना तो ट्राइएंगल कोई भी निकाल लें किसी भी टाइप की, उसकी साइड्स तीन ही होंगी। तो ये कहते हैं कुछ कैटेगरीज तो क्लियर होती हैं कि इस कैटेगरी के अंदर इस तरह की ही चीजें होंगी। एंड द ऑल मेंबर्स ऑफ कैटेगरी बर्ड्स ले एग्स। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो हमें फौरन से पता चल जाता है कि वो तमाम बर्ड जो है ना, ऐसे तमाम बर्ड जो कि मतलब कि अंडे देते हैं, वो मतलब क्लियर होगी ना कैटेगरी, वो तमाम बर्ड फिर उस कैटेगरी में रख लेंगे जो अंडे देते हैं। हाउएवर मोस्ट कैटेगरीज आर नॉट वेल डिफाइंड, लेकिन कुछ कैटेगरीज वेल डिफाइंड नहीं होती। मेंबर्स ऑफ द कैटेगरी शेयर सम कॉमन फीचर्स, कुछ फीचर्स तो कॉमन होते हैं, बट इट इज द इम्पॉसिबल टू डिफाइन विच आर और नॉट मेंबर ऑफ द कैटेगरी। ये डिफाइन करना मुश्किल हो कि कौन सा मेंबर है कौन सा मेंबर नहीं है। फॉर इंस्टेंस देयर इज नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ कैटेगरी टूल। सम एग्जांपल्स ऑफ कैटेगरीज सच एज हैमर एंड अ रेंच are clearly and easily identified as category members, whereas other members are not so obvious. Is an ironing board a tool? अब वो कहते हैं जो आयरनिंग बोर्ड होता है क्या वो एक मतलब टूल है, क्या उसका हिस्सा है? कुछ चीजें तो बहुत क्लियर होंगे लेकिन कुछ को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कि वो उस कैटेगरी का है कि नहीं। उसके बाद व्हाट अबाउट अ कार, क्या कार भी मतलब उसका पार्ट है या नहीं है। इसी तरह से कुछ और चीजें होती है हमारे पास। मेंबर्स ऑफ कैटेगरीज इवन दोज with defining features can be compared to the category prototype। हम उसको प्रोटोटाइप के तौर पर भी देख रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटोटाइप क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। प्रोटोटाइप विच इज द मेंबर ऑफ द कैटेगरी दैट इज मोस्ट एवरेज और टिपिकल ऑफ द कैटेगरी, यानी कि प्रोटोटाइप किसी भी कैटेगरी का वो मेंबर जो उस पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर सके, जिसको आप कह सके कि यार हाँ ये उस कैटेगरी का पार्ट है। Some category members are more prototypical or similar to the category than others। कुछ तो बहुत प्रोटोटिपिकल होते हैं या उसी की तरह के होते हैं या उससे मैच कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस some category members such as Siamese are highly prototypical of the category cat। अब Siamese जो है ना कैट की एक टाइप है, ठीक है, कैट की एक नस्ल है। अब वो कहते हैं कि ये जब हम इसका नाम लेंगे ना Siamese का तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा ये किस कैटेगरी की बात हो रही है, ये कैट कैटेगरी की बात हो रही है। वेयर एज अदर कैटेगरी मेंबर्स सच एज लायंस आर लेस प्रोटोटिपिकल। अगर हम लायन की बात करेंगे, शेर की बात करेंगे तो वो भी उसी कैटेगरी में है, लेकिन वो उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करेगा जिस तरह से कोई एक कैट रिप्रेजेंट करेगी। कैट की कैटेगरी को उस तरह से लाइन रिप्रेजेंट नहीं करेगा जिस तरह से एक कैट की ही कोई टाइप बयान करती है। तो वो कह सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं कि कैट की कोई भी जो टाइप है ना वो बेहतरीन प्रोटोटाइप होगी कैटेगरी कैट की, यानी कि जो कैट वाला ग्रुप है उसकी बेहतरीन प्रोटोटाइप होगी कैट की कोई भी किस्म, ठीक है। जबकि अगर हम शेर की बात करें तो वो इतना प्रोटोटाइप या इतना प्रोटोटिपिकल नहीं होगा, यानी कि उस तरह से एसोसिएट नहीं करेगा जिस तरह कोई भी कैट करेगी उस कैटेगरी से, यानी कि हम उसको उसमें समझ ही नहीं पाएंगे कि ये कैट की कैटेगरी में आएगा। अच्छा, we retrieve information that is prototypical of a category faster than we retrieve information that is less prototypical। वो कहता है कि we retrieve information that is prototypical, ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्रोटोटिपिकल होगी, यानी कि जो ऐसा एलिमेंट जो उस कैटेगरी को क्लियरली डिफाइन कर रहा होगा ना, या ये मतलब हमें साबित हो रहा होगा, ये मालूम हो रहा है कि ये वाकई उस कैटेगरी का पार्ट है। वो कहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन या उसको हम बहुत जल्दी रिट्रीव कर लेते हैं, बहुत जल्दी उसको याद कर लेते हैं, ठीक है, बजाय दूसरों के, यानी कि जो लेस प्रोटोटिपिकल होगा उसको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। मेंटल कैटेगरीज आर समटाइम्स रेफर टू एज स्कीमास। जो मेंटल कैटेगरीज होती है ना हमारी बनी होती है उनको स्कीमास बोलते हैं। और ये स्कीमास क्या होते हैं? फ्रेमवर्क्स ऑफ नॉलेज इन लॉन्ग टर्म मेमोरी दैट हेल्प अस ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। ये हमारी मेमोरी के अंदर छोटे छोटे आप कह सकते हैं कि फ्रेमवर्क्स या ग्रुप्स बने होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर रहे होते हैं।
उनको स्कीमा बोलते हैं। We have schemas about objects, people, events, and social groups. Schemas are important because they help us remember new information by providing an organizational structure for it. ये हमें एक organizational structure provide कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास कैट की इंफॉर्मेशन हो, कैट का एक स्कीमा बन जाता है हमारे पास, छोटा सा एक नॉलेज बैठ जाता है हमारे माइंड में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ठीक है, अब वो नॉलेज है ना जो कैट का, वो हमें हेल्प करेगा फ्यूचर में किसी भी एक्सपीरियंस के अंदर, सिचुएशन के अंदर, या जब हमारे सामने कोई नई कैट आएगी, नई टाइप की कैट, तो वो हमें हेल्प करेगा कि हाउ वी प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन, किस तरह से हमने इसको प्रोसेस करना है, हाउ वी कैन प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन। तो वो जो हमारे पास पहले से स्कीमा होगा, एक नॉलेज पड़ा होगा हमारी मेमोरी में, वो हेल्प करेगा हमें कि हमने इसको कैसे डील करना है, कैसे प्रोसेस करना है। जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। प्रोटोटाइप आप कह सकते हैं कि किसी भी कैटेगरी का जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होगा, दैट इज प्रोटोटाइप। कि जिस अगर उसका नाम लिया जाए तो आप फौरन से उस कैटेगरी तक पहुंच जाओ या उस ग्रुप तक पहुंच जाओ।